सो गुड आफ्टरनून क्लास। कल हमने देखा था कि केमिकल इक्विलिब्रियम, जी एम आई ऑडिबल? ओके। कल हमने देखा था केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इन शॉर्ट कि क्या होता है। सबसे पहले ए प्लस बी, मान लीजिए हमारे पास रिएक्टेंट है, ये कन्वर्ट हो रहा था सी प्लस डी में। मीन्स जहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ए प्लस बी, ये किसके इक्वल था? रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन सी प्लस डी के। जिस रेट से ए और बी सी डी में कन्वर्ट हो रहे हैं, सेम रेट से सी और डी ए प्लस बी में कन्वर्ट हो रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला निकाला था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी अपॉन ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी। हमने ये निकाला था। तो इसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हमने यहाँ निकाला था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए बी की पावर बी। यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है ये सारे के सारे हैं हमारे मोल पर लीटर। इन सभी का यूनिट होगा यहाँ पे मोल पर लीटर। सेम इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमारा जो ये सिस्टम है, ये कौन सा सिस्टम है? लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में हो रहे हैं। अगर मान लीजिए ये सॉलिड फॉर्म में होते तब भी हम इसको कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखते हैं। बट अब क्वेश्चन आता है कि अगर ये पूरा जो सिस्टम है अगर गैसियस फॉर्म में है तब क्या होता है? तो गैसियस सिस्टम के लिए एक नया फॉर्मूला जनरेट किया जाता है जिसे हम देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT। यहाँ पे P होता है गैस का प्रेशर, V होता है वॉल्यूम, N होता है नंबर ऑफ मोल्स, R होता है गैस कांस्टेंट एंड जो T होता है वो होता है टेम्परेचर। हमारा जो टेम्परेचर है वो फिक्स है। तो अगर P निकाला जाए तो P इक्वल्स टू हो जाएगा N/V RT। हमारा जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे किसके हैं? रिएक्टेंट के भी हो सकते हैं और प्रोडक्ट के भी हो सकते हैं। तो अगर N/V को देखा जाए तो हम इसे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखते हैं? C लिखते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि हम P इक्वल्स टू CRT भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक रिलेशन मिला P इक्वल्स टू CRT। इसका यूज़ करके हम आगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे जो कि प्रेशर के टर्म्स में होगा। तो सभी पहले ये नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये रिलेशन हमको याद रखना है, P इक्वल्स टू CRT। तो इसे मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। P इक्वल्स टू C स्मॉल c कैपिटल R एंड कैपिटल T। ये रिलेशन हमें याद रखना है। देन आगे देखते हैं, जब हम K निकालते हैं तो K की वैल्यू रखी जाती है C की पावर C D की पावर D अपॉन A की पावर A एंड B की पावर B, ये लिखी जाती है। अब क्या बोले? ओके ओके। तो देखिए K इक्वल्स टू C की पावर C D की पावर D अपॉन A की पावर A एंड B की पावर B। हम इस तरह से लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो यहाँ पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स है ये सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में है या इधर लिक्विड फॉर्म में है।
बट अगर ये गैसियस फॉर्म में होंगे तो हम वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के बदले हमें लिखना होगा उसका प्रेशर। तो यहाँ पे देखिए इसे हम लिख सकते हैं C, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में, बट जब प्रेशर के टर्म में होगा तब हम उसे लिखेंगे P। तो यहाँ मिल गया हमें एनोटेशन Kp, एंड इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हमें मिल गया Kc। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे P इक्वल्स टू CRT था, तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ C इक्वल्स टू CRT। सिमिलरली यहाँ पे देखिए C के जगह हम क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ C इंटू R इंटू T, इसकी पावर C। देन D के लिए देखते हैं तो प्रेशर ऑफ D इंटू कैपिटल R इंटू कैपिटल T, यहाँ पे पावर में D, अपॉन PART का पावर A, सिमिलरली PBRT का पावर B। आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा Kp इक्वल्स टू RT की पावर C RT की पावर D, इसे हम बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ हम लिखेंगे PC की पावर C PD की पावर D अपॉन PA की पावर A PB की पावर स्मॉल b। यहाँ हमें मिला RT का पावर C देन RT का पावर D। नीचे जाएंगे तो हमें मिलेगा RT की पावर A एंड RT की पावर B। ये हमें मिल गया। अब इसे मैं रब कर देता हूँ, आगे देखते हैं हमें कि क्या रिलेशन मिलेगा। तो देखिए आगे जब सॉल्व करेंगे RT की पावर C इंटू RT की पावर D, ये हो जाएगा Kp इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे PC की पावर C PD की पावर D अपॉन PA की पावर A एंड PB की पावर B। देन RT की पावर यहाँ जब मल्टीप्लाई में होता है तो हमें मिलेगा C प्लस D। सिमिलरली अगर नीचे आ जाए तो RT की पावर A प्लस B। ओके। तो देखिए आगे देखते हैं, यहाँ पे हमें मिला PC की पावर C PD की पावर D PA की पावर A इंटू PB की पावर B एंड आगे इंटू RT की पावर C प्लस D अपॉन RT की पावर A प्लस B। इसे हम लिख सकते हैं आगे जी। तो देखिए फाइनल रिजल्ट जो है हमारा वो हमें ये मिला है, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। आप तब तक सॉल्व कर सकते हैं। RT की पावर C प्लस D अपॉन RT की पावर A प्लस B क्या हो जाएगा, C प्लस D माइनस A प्लस B। चलिए आगे देखते हैं।
यहाँ पे फाइनल रिलेशन जो है हमें मिलेगा के पी इक्वल्स टू पी सी की पावर सी पी डी की पावर डी अपॉन पी ए की पावर स्मॉल ए इंटू पी बी की पावर स्मॉल बी, और यहाँ पे मिल जाएगा हमें आर टी का पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, ये हमें मिल गया। देन यहाँ पे देखिए सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, इसे देखिए यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं। सी प्लस डी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ए प्लस बी है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो इसे ऐसा लिखा जा सकता है एन पी माइनस एन आर, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू डेल्टा एन। डेल्टा एन मतलब कि चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। तो फाइनल रिलेशन हमको मिलेगा यहाँ से के पी इक्वल्स टू पी सी की पावर सी पी डी की पावर डी अपॉन पी ए की पावर ए पी बी की पावर बी एंड आर टी की पावर डेल्टा एन। ये है हमारा फाइनल रिलेशन, तो आप सभी इसे नोट कर लें। जी हो गया। जी हो गया। सर नीचे कनेक्ट दिख रहा है। एक मिनट यहाँ देख लीजिए, पी सी की पावर सी पी डी की पावर डी अपॉन पी ए का पावर ए पी बी का पावर बी, फिर कैपिटल आर कैपिटल टी का पावर डेल्टा एन। क्लियर है? चलिए इसको एक क्वेश्चन से सॉल्व करके देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा।
तो देखिए फाइनल रिलेशन हमको जो मिला था वो था Kp इक्वल्स टू Pc का पावर C Pd का पावर D अपॉन Pa का पावर A Pv का पावर B साथ में Rt का पावर डेल्टा n, और डेल्टा n हमारा था n ऑफ प्रोडक्ट माइनस n ऑफ रिएक्टेंट। ये हमें रिलेशन मिला था। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल H2 प्लस I2 ये क्या बनाता है 2HI। ये सारे के सारे अभी हैं गैसियस फॉर्म में। तो आगे जब देखेंगे कि जब ये गैसियस फॉर्म में है तब इसके Kp की वैल्यू कितनी आ जाएगी। Kp इक्वल्स टू हमें मिलेगा Pc का पावर C अपॉन Pa का पावर A एंड Pb का पावर B। यहाँ पे जो Pc है वो हमारे पास दिया हुआ है HI, Pa दिया हुआ है H2 एंड Pb दिया हुआ है I2। तो यहाँ पे जब Kp लिखेंगे तो Kp इक्वल्स टू हो जाएगा HI का पावर 2 अपॉन H2 का पावर 1 एंड I2 का पावर 1। सिमिलरली यहाँ RT लिखेंगे। RT का पावर डेल्टा n है तो हम डेल्टा n पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे डेल्टा n इक्वल्स टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 1 प्लस 1। फिर यहाँ पे हमें मिलेगा डेल्टा n की वैल्यू 0, तो RT की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 0। तो आगे देख सकते हैं Kp इक्वल्स टू हमें मिला HI स्क्वायर अपॉन H2 I2 RT की पावर 0। तो ओवरऑल फाइनल रिजल्ट हम देखते हैं। तो ओवरऑल जो फाइनल रिजल्ट है हमारे पास वो हमें मिलेगा Kp इक्वल्स टू HI स्क्वायर अपॉन H2 I2 और RT की पावर 0 मतलब कि 1। तो फाइनल जो रिलेशन है यहाँ पे हमें मिल रहा है Kp इक्वल्स टू HI स्क्वायर H2 I2 जो कि है Kc के इक्वल। तो यहाँ पे हमें पता चला Kp इक्वल्स टू क्या मिल रहा है Kc। इसका मेन रीज़न क्या है, डेल्टा n हमारे पास जो मिला है वो है 0। मतलब कि जब भी हमारा चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट 0 होगा तब हमें जो Kp और Kc की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी सेम। तो ये रिजल्ट सब लोग याद कर लें।
तो चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ये सभी के सभी देखिए फॉर एन इक्विलिब्रियम, यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम है 2NOCl गैसेस स्टेट में, ये बना रहा है 2NO प्लस Cl2। यहाँ पे जो हमारे पास Kc की वैल्यू दी है वो है 3.75 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
-6 at 1069 Kelvin. Then find Kp. देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर एन इक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम है जिसमें NaCl किस में कन्वर्ट हो रहा है, NO में, देन Cl2। फिर वहाँ पे जो Kc की वैल्यू है उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वो दी हुई है 3.75 इंटू 10⁻⁻6 एट 1069 केल्विन। देन फाइंड Kp, हमें इसका Kp निकालना है। तो Kp निकालने के लिए हमें अभी हमने फॉर्मूला देखा था, Kp इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा एन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे डेल्टा एन। डेल्टा एन इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो कि है NP माइनस NR। यहाँ पे डेल्टा एन अगर देखा जाए, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है 2 + 1 टोटल 3 माइनस यहाँ पे दिया हुआ है 2, तो डेल्टा एन इक्वल्स टू हमें मिल गया 1। देन आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो Kp इक्वल्स टू Kc RT की पावर 1। तो Kp इक्वल्स टू मिलता है हमें, Kc की वैल्यू है 3.75 इंटू 10⁻⁻6 इंटू R की वैल्यू होती है 0.00831 इंटू टेम्परेचर हमें दिया है 1069। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। जीरो 0.0831 इंटू 1069 करेंगे, देन लास्ट में वो 3.75 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें मिलेगा Kp की वैल्यू। तो देखिए जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें मिलेगा 0.033। ये है हमारी Kp की वैल्यू। तो Kp इक्वल्स टू मिलता है हमें 0.033। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब भी हमें Kc दिया होगा तो उसके हेल्प से हम Kp निकालेंगे, और अगर Kp भी दिया होता है तो उसके हेल्प से Kc निकाल लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बनेगा Kc इक्वल्स टू Kp अपॉन RT टू द पावर डेल्टा एन। हमें सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन दिया होना चाहिए जिसके हेल्प से हम क्या निकाल सके, डेल्टा एन, जो कि है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, आप इसे नोट कर लें, देन आगे टॉपिक में हम बढ़ते हैं।
सर हाँ, सर ये 0.83 कैसे आया सर? वो जो है आर का वैल्यू है 0.0831 जो है 0.0831। सभी लोग देखिए, ये वैल्यू जो है ये केसी की वैल्यू है, 0.0831 जो है वो आर की वैल्यू है जो कि गैस कांस्टेंट है हमारा, एंड टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 1069 केल्विन। तो याद रखेंगे जब भी टेम्परेचर दिया होगा हमें केल्विन में लिखना है। अगर ये सेल्सियस में दिया होगा तो इसे हम पहले कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, देन केल्विन में आएगा। और ये जो गैस कांस्टेंट की वैल्यू है 0.0831 ही रहेगी हर जगह। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए, अभी हमने देखा था केपी की जो वैल्यू है, मीन्स जो फॉर्मूला है वो आया था हमारे पास सी की पावर सी, डी की पावर डी अपॉन ए की पावर स्मॉल ए एंड बी की पावर स्मॉल बी, ये मिला था। देन इसके आगे केपी की एक रेंज होती है जिससे हम ये केसी की रेंज होती है जिससे हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है या कंप्लीट होने वाला है या जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो इसकी रेंज को हम सबसे पहले देखते हैं। 10 की पावर -3 से स्टार्ट होता है एंड 10 टू द पावर +3 पे एंड होता है। इस स्केल में अगर देखिए केसी की वैल्यू अगर 10 की पावर -3 होती है, इसका मतलब कि हमारा जो रिएक्शन है वो जस्ट स्टार्ट हुआ है। और अगर मान लीजिए 10 टू द पावर 3 होती है तो हमारा जो रिएक्शन है वो कंप्लीशन तक पहुंच चुका है, मतलब अबाउट टू कंप्लीट। और अगर केसी की जो वैल्यू है वो 10 टू द पावर -3 से लेके 10 टू द पावर 3 के बीच में है, मतलब कि हमारा जो रिएक्शन है वह अभी भी हो रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं 10 की पावर -3 का। तो फर्स्ट में लिख लीजिए के सी लेस देन 10 की पावर -3। अगर इससे कम है तब हमारा रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा। देन प्रोडक्ट, फिर के सी अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन होती है 10 की पावर 3 से, देन हमारा जो प्रोडक्ट है वो डोमिनेट करेगा। फिर अगर हमारा केसी का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 10 की पावर -3 है एंड लेस देन 10 की पावर 3 है, देन हमारा जो रिएक्शन है हाफ कंप्लीट हुआ है। तो इस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं केसी की वैल्यू को देख के कि हमारा जो रिएक्शन है वहाँ पे रिएक्टेंट की अमाउंट ज़्यादा है या प्रोडक्ट की अमाउंट ज़्यादा है, या फिर जो रिएक्शन है कितना कंप्लीट हुआ है। तो देख लीजिए, सबसे पहले केसी की वैल्यू अगर 10 की पावर -3 है या उससे कम है तो रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ है और रिएक्टेंट की जो अमाउंट होगी वो बहुत ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट की अमाउंट बहुत कम होगी।
सिमिलरली यहाँ पे देखिए Kc की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 10 टू द पावर 3 होती है तो प्रोडक्ट जो है वो हमारा डोमिनेट करेगा और रिएक्टेंट की जो अमाउंट होगी वो बहुत कम होगी। मतलब कि हमारा जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड से मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा और रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बहुत सारा बन चुका होगा एंड 10 की पावर -3 से लेके 10 की पावर 3 तक रहता है। देन हमारा जो रिएक्टेंट है वो बहुत सारे अमाउंट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है वो कहाँ पे है। फिर इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन कोसेंट। इसे नोट कर लें सभी। तो चलिए आगे देखते हैं रिएक्शन कोसेंट। तो देखिए जो रिएक्शन कोसेंट होता है, रिएक्शन QUOTIENT, रिएक्शन कोसेंट REACTION, रिएक्शन QUOTIENT कोसेंट। तो रिएक्शन कोसेंट जो होता है हमारा उसे डिनोट किया जाता है QC से। ये हमें क्या बताता है, जैसे कि मान लीजिए A प्लस B एक रिएक्शन है, वो कन्वर्ट हो रहा है C प्लस D में। तो एट इक्विलिब्रियम हमें जो मिलता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसे लिखा जाता है Kc से। बट अगर मान लीजिए हमें नहीं पता है कि ये इक्विलिब्रियम में पहुंचा है या नहीं और उस इंस्टेंट पे हम इसका कांस्टेंट निकालते हैं तो उसे बोला जाता है रिएक्शन कोसेंट, जिसे डिनोट किया गया है Qc से। इसकी भी फॉर्मूला सेम रहेगी, C टू द पावर C D टू द पावर D अपॉन A टू द पावर A B टू द पावर B। यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए ये हमें नहीं पता है कि इक्विलिब्रियम में पहुँचा है या नहीं, देन हमें जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी मिलेगी, रिएक्शन कोसेंट की। और इसे कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि अभी ये इक्विलिब्रियम में पहुँचने के लिए किस तरफ किस डायरेक्शन में मूव करेगा। फॉर एग्जांपल QC की वैल्यू अगर मान लीजिए ग्रेटर देन KC आ सकती है। सेकंड केस है कि QC की वैल्यू लेस देन KC आ जाए एंड थर्ड केस है कि QC की वैल्यू इक्वल्स टू KC आ जाए। ये तीन इक्वेशन बनते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए सबसे पहला केस क्या है, QC की वैल्यू ग्रेटर देन KC। ऐसा तब होगा जब हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी और डिनोमिनेटर की वैल्यू कम मिलेगी। इसका यह मतलब निकल रहा है कि जो हमारा न्यूमरेटर है जो कि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमें ज़्यादा मिल रहा है। इसका मतलब है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए फर्स्ट केस हम देखते हैं, व्हेन QC इज ग्रेटर देन KC। इस केस में हम एक ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये समझ लीजिए KC का ग्राफ है, ये है QC का व्हेन QC इज लेस देन KC एंड दिस इज व्हेन QC इज ग्रेटर देन KC। हमें क्लियरली दिख रहा है कि QC की वैल्यू अगर ज़्यादा मिलती है, इसका मतलब
जो C इंटू डी वाला पोर्शन है हमारा न्यूमरेटर पोर्शन, वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि जो QC है वो किस तरफ शिफ्ट करेगा, KC की तरफ, मतलब कि QC कम होना चाहेगा। तो जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमारा वापस से किस में चेंज होता जाएगा, रिएक्टेंट में। तो प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट जब शिफ्ट होता है, इसे हम देखते हैं एज बैकवर्ड डायरेक्शन। देन सेकेंड इज व्हेन QC इज लेस देन KC। फॉर एग्जांपल देखिए, QC की वैल्यू यहाँ पे क्या है, KC से लेस है, मतलब कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो कम है और डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है। मतलब कि जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे पास क्या दी हुई है, ज़्यादा दी हुई है, और जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे पास कम दी हुई है, जिसकी वजह से हमें जो वैल्यू मिल रही है QC की वो कम मिल रही है। तो इसे अपलिफ्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, जिससे कि C इंटू डी की जो वैल्यू है वो बढ़ जाए और A और B की वैल्यू कम हो जाए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट का जो कन्वर्जन है वह ज़्यादा मिलेगा। और जो हमारा रिएक्शन है वह शिफ्ट कर जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फर्स्ट केस में बैकवर्ड डायरेक्शन में कर रहा था, सेकंड केस में हमारे पास जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और थर्ड जो हमारे पास केस है वो है व्हेन QC इज इक्वल्स टू KC। इसका मतलब है कि जो QC का वैल्यू है अगर वो KC के बराबर आ चुका है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है वह इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि QC इज इक्वल्स टू KC, देन A प्लस B और C प्लस D का जो रिएक्शन है वह इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है और दोनों वैल्यू जितनी अटेन करनी चाहिए थी वो अटेन कर चुकी है। तो रिएक्शन इज कंप्लीटेड विथ रेस्पेक्ट टू हमारा रिएक्शन कांस्टेंट। मतलब कि यहाँ पे जो रिएक्शन है एक तरह से हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब वह इक्विलिब्रियम में पहुँच गया है। यहाँ पे कंप्लीशन का मतलब है कि वह इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है, ना कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में पूरा का पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ये 3 पॉइंट्स थे हमारे पास, जहाँ हमने देखा KC इज़ ग्रेटर देन QC इज़ ग्रेटर देन KC, देन QC इज़ लेस देन KC एंड देन QC इज़ इक्वल्स टू KC। जब QC की वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वह ज़्यादा है, तो वो रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। QC इज़ लेस देन KC, तो रिएक्टेंट जो है वो हमारा प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। देन QC इज इक्वल्स टू KC, इसका मतलब है कि हमारा जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। तो चलिए आगे देखते हैं हम।
आगे देखते हैं हम कि गिब्स एनर्जी क्या होता है और साथ ही साथ उसका रिलेशन रिएक्शन कोशेंट के साथ कैसा है और हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ कैसा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिब्स एनर्जी होता क्या है। तो हमने थर्मोडायनेमिक्स में देखा है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन आर टी। तो गिब्स एनर्जी क्या होता है, कोई भी रिएक्शन होने के बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वहाँ से, जिसे हम यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे बोला जाता है गिब्स एनर्जी। तो डेल्टा जी इक्वल टू हमें मिल रहा है माइनस एन आर टी, ये गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है। सेम ऐसे ही अगर हम आगे देखें तो गिब्स एनर्जी के सी एंड क्यू सी में क्या रिलेशन है हमें ये देखना है। तो सबसे पहले आप ये लिख लें गिब्स एनर्जी। चलिए सबसे पहले एक रिलेशन देख लेते हैं यहाँ पे। अगर डेल्टा जी इज़ लेस देन ज़ीरो, सेकेंड डेल्टा जी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड थर्ड डेल्टा जी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। तो पहला रिएक्शन है हमारा जिसमें डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन ज़ीरो मिल रही है या तो कहा जाए नेगेटिव मिल रही है। तो इस टाइप के जो रिएक्शन होते हैं वो होते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सेकेंड डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है या फिर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये रिएक्शन होंगे ही नहीं। एंड डेल्टा जी अगर इक्वल्स टू ज़ीरो है, इसका मतलब है कि जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये तीन केस बचते हैं। जब हमारा डेल्टा जी नेगेटिव होता है उस केस में बनता है कि ये हमारा जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। फिर डेल्टा जी अगर मान लीजिए पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब वहाँ पे रिएक्शन नहीं होता है। डेल्टा जी अगर इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाता है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो ये तीन केस बनते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये कैसे क्यूसी और केसी पे डिपेंड करते हैं। तो उसके लिए देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग क्यू। ये हमारे पास रिलेशन है। इस रिलेशन के हिसाब से देखें तो डेल्टा जी इक्वल्स टू हमें क्या पता चल रहा है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग क्यू है। इसे आप लिख लीजिए पहले। यहाँ पे जो लॉग है ये है हमारा नेचुरल लॉग। तो इसे हम देखिए लॉग जब लिखा जाता है अगर वो नेचुरल लॉग होता है तो उसे हम लिख सकते हैं एल एन। यहाँ पे देखिए डेल्टा जी इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। अब आगे देखें तो अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है डेल्टा जी इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब कि हमारा जो रिएक्शन है वो क्या हो चुका है, इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। तो अगर मान लीजिए डेल्टा जी इक्वल्स टू ज़ीरो है और ये इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। क्योंकि एट इक्विलिब्रियम हमने देखा था कि जो Q होता है वह किसके बराबर हो जाता है, K के बराबर हो जाता है। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे हम तो देखेंगे कि रिलेशन क्या मिलता है। सबसे पहले आप ये लिख लीजिए ये तीनों रिलेशन। स्टार्टिंग में हमने देखा कि डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू था। देन डेल्टा जी इक्वल्स टू
यहाँ पे नेचुरल लॉग को हमने कन्वर्ट किया ln में, देन डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी ln क्यू है, एंड डेल्टा जी इक्वल्स टू 0 है, इट मीन्स कि वह इक्विलिब्रियम में पहुँच चुका है। देन इसके आगे करते हैं तो हमें पता चलेगा कि डेल्टा जी जब हमने 0 लिया है तो वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ पे डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी ln के। देन डेल्टा जी नॉट अगर इधर आ जाता है तो हमें मिलेगा डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस आर टी ln के। आर टी को भी अगर हम मान लीजिए इस तरफ भेज देते हैं तो हमें मिल जाएगा ln के इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा जी अपॉन आर टी। तो ये रहा हमारे पास फाइनल रिलेशन के का, डेल्टा जी का और आर टी का। देन फर्दर अगर देखा जाए तो के इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस डेल्टा जी अपॉन आर टी। ये है हमारा फाइनल रिलेशन। यहाँ पे जो के है ये है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ई है एक्सपोनेंट, डेल्टा जी है हमारे पास जो गिब्स एनर्जी वो दी हुई है, फिर आर है गैस कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर इन विच रिएक्शन इज हैपनिंग। तो चलिए आगे देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे ये डिपेंड करता है। फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, मान लीजिए ए है जो कि कन्वर्ट हो रहा है बी पे और यहाँ पे इक्विलिब्रियम दिया हुआ है। तो सबसे पहले आता है टेम्परेचर। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे है, मान लीजिए कोई एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, तो अगर हम उसकी टेम्परेचर को क्या करते हैं इंक्रीज कर देते हैं तो वहाँ पे हमारा जो रेट कांस्टेंट है या कहा जाए रेट है वह बढ़ जाता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ए अपॉन आर टी। ठीक है, ये है अरेनियस इक्वेशन जिसमें रेट कांस्टेंट डिपेंडेंट है और रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट के। तो अगर मान लीजिए के बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं के और टेम्परेचर कैसे डिपेंडेंट है, माइनस ऑफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। मतलब कि यहाँ पे देखिए जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो 1/T क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, लेकिन -1/T क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ओवरऑल के की वैल्यू भी हमें कैसी मिलेगी, बढ़ी हुई मिलेगी। मतलब कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तब वहाँ के की वैल्यू भी हमें इंक्रीज़ होती भी दिखेगी। और के इंक्रीज़ हो रही है मतलब कि जो रेट है रिएक्शन का वो भी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारा जो रिएक्शन है रेट बढ़ने पर क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा मूव करने लग जाएगा। तो टेम्परेचर जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा रिएक्शन मूव कर जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्ट मिलने लग जाते हैं और रिएक्शन जो है वह फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा मूव करने लग जाता है।
फिर आगे देखते हैं प्रेशर। प्रेशर के लिए एग्जांपल ले लेते हैं N2 + 3H2 इट इज़ फॉर्मिंग 2NH3। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के 1 वॉल्यूम है, हाइड्रोजन के 3 है और एमोनिया के 2 है। टोटल अगर देखा जाए तो रिएक्टेंट्स के वॉल्यूम है 4 एंड एमोनिया के हाँ देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट के जो वॉल्यूम है वो 4 है और जो प्रोडक्ट के वॉल्यूम है वो 2 है। तो जब भी हम क्या करते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं तो जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम होना जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो रिएक्शन है किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स या तो कहीं वॉल्यूम कम हो। तो यहाँ पे अगर हम प्रेशर अगर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स कम होना चाहते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और जो प्रोडक्ट है हमें वो इंक्रीज होता जाएगा। इन दिस वे हम ये देख सकते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ाया गया तब भी हमें ज़्यादा प्रोडक्ट मिल रहे थे और यहाँ पे प्रेशर जब बढ़ाया जा रहा है तब भी हमें प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जब भी यहाँ पे जैसे वॉल्यूम जिस डायरेक्शन में कम होता है, प्रेशर बढ़ाने पर हमारा जो रिएक्शन है वो उसी डायरेक्शन में मूव करता है। तो यहाँ पे देखिए 4 था, यहाँ पे 2 है, तो ओवरऑल प्रेशर जब हम बढ़ा रहे हैं तो हमारा रिएक्शन इस डायरेक्शन में मूव कर जा रहा है। और अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे अगर 4 होता, यहाँ पे 2 होता और इस केस में हम प्रेशर बढ़ाते तो हमारा जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाता और NH3 से वापस से वो N2 और H2 मतलब कि रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होता जाता। तो इस तरह से देख सकते हैं कि कैसे प्रेशर पे डिपेंडेंट है हमारा रिएक्शन। तो अगला टॉपिक देखेंगे हम तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं वॉल्यूम। थर्ड हम देखते हैं वॉल्यूम। तो इसमें भी सेम एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी 1 वॉल्यूम है, इसकी 3 एंड यहाँ पे 2। ओवरऑल वॉल्यूम जो है हमारे पास 4 है, मतलब वॉल्यूम यहाँ पे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो अगर मान लीजिए हम इसकी वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, जो हमारा वेसल है या कहा जाए क्लोज्ड वेसल जिसमें ये रिएक्शन हो रहा है N2 + 3H2 ये बन रहा है NH3। तो अगर यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद ये क्या बन रहा है 2NH3, तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो अगर हम इसकी वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन जो है वो हमारा बैकवर्ड शिफ्ट करेगा और वॉल्यूम को अगर कम करते हैं तो हमारा जो रिएक्शन है वह फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता जाएगा। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं वॉल्यूम increased will result into the reaction to move in backward direction। इस तरह से हम देख सकते हैं अगर वॉल्यूम मान लीजिए इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता जा रहा है, और अगर वॉल्यूम हम डिक्रीज करेंगे तब जो हमारा रिएक्शन है वह फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम पे किस तरह से हमारा रिएक्शन डिपेंडेंट है। यहाँ पे अब इसके कुछ और पॉइंट्स भी बचे हैं, जैसे कि कैटलिस्ट हो गया
और आइदर नेचर ऑफ रिएक्टेंट हो गया एंड नेचर ऑफ प्रोडक्ट। तो ये सारे टॉपिक्स हम कल डिस्कस करेंगे। आज आप लोग यहीं तक करें। थैंक यू क्लास।